हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म के अंदर इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे का और एक नाम है, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। मतलब ये पूरा ना माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो इंट्रिंसिक पाथवे है, तो इसलिए आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे रोल क्या है। तो आप अगर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अगर समझ गए तो मतलब यहाँ का जो मतलब एपोप्टोसिस का जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है ये बहुत इजीली हो जाएगा और नेक्रोसिस में भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो मैंने नेक्रोसिस में थोड़ा बता दिया था, बट इसमें भी एक बार रिपीट करेंगे। सो गाइस, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो परमिएबिलिटी है, हाँ, वो टिकाए रखने के लिए बीसीएल फैमिली नाम का एक प्रोटीन का ग्रुप रहता है। ठीक है, वो मतलब काम करते हैं इसके परमिएबिलिटी को टिकाए रखने के लिए। तो बीसीएल फैमिली में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके नाम है जैसे BCL2, जैसे हैं BCL2 और BCLX। ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है उसे कम करते हैं, बेसिकली पोर होने से बचाते हैं। मतलब मेम्ब्रेन में पोर ना बन जाए। ठीक है, तो पोर को बंद करने का या फिर उसको ठीक करने का, रिपेयर करने का काम कौन करता है? BCL2 और BCLX करता है। ठीक है, और कुछ रहते हैं जो मतलब क्या करते हैं, पोर्स बढ़ा देते हैं। मतलब भाई काम नहीं है तो पोर्स बढ़ा दो, चलो तो पोर्स बढ़ा देते हैं। तो पोर्स कौन कौन बढ़ा देता है? एक होता है, दो एग्जाम्पल लीजिए, एक होता है बैक्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बैक्स। ठीक है, और एक होता है BAK, बैक। तो ये दो होता है। तो ये दो क्या करते हैं, ये पोर्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, बैक्स और बैक। और ये क्या करते हैं, उसको मतलब रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये पोर्स में क्यों बता रहा हूँ, पोर्स मतलब पोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया ये बनाता है क्या? ATP। और ATP मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। मतलब ATP के बिना एक कैसे मतलब काम करेगा। और एक चीज़ है, नजीब सर ने बताया था कि देखिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है TCL साइकिल को कंटिन्यू करने का। ठीक है, मतलब जो TCL साइकिल है, मैंने बताया था, रुकिए दिखाते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था नेक्रोसिस का, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करते हैं, TCL साइकिल को मतलब मेंटेन करके रखता है, इसलिए पाइरुवेट अंदर आना चालू रखते हैं। बट अगर मतलब मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम बंद कर दिया, फिर TCL साइकिल भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, पाइरुवेट TCL साइकिल के अंदर नहीं आएगा। वो क्या होगा, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लैक्टिक एसिड में अगर कन्वर्ट हो गया तो पूरा सेल का मतलब एसिडिक नेचर बन जाएगा, और उसका जो मतलब नॉर्मल काम है सेल का, वो अब कैसे करेगा, वो कर ही नहीं सकता। मतलब एसिडिक हो गया, बहुत मुश्किलें होंगी। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंस। और एक चीज़, अगर पोर बन गए तो पोर्स क्रिएट होगा तो क्या होगा, पोर्स क्रिएट होगा, जो आयनिक बैलेंस क्रिएट हुआ है ना, वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉल्यूशन जाना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया सोइल करेगा। तो क्या होगा, आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि पोर बन गया है। तो आयनिक इम्बैलेंस की वजह से और पोर क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्यूशंस अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सोइल कर रहा है। ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सोइल करता है मतलब। तो ये पूरा मैकेनिज्म ना हो इसके लिए नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसमें रहता है कुछ ग्रोथ फैक्टर्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आके एक ग्रोथ फैक्टर आके बैठता है तो सिग्नल जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि BCL जो फैमिली में जो BCL2 और BCLX है, इनका सिंथेसिस बढ़ जाता है। ये क्या करता है, ये बढ़ा देता है इनका सिंथेसिस, ये बढ़ा देता है इनका सिंथेसिस, बढ़ा देता है। ठीक है, तो इनका सिंथेसिस बढ़ाएगा तो क्या होगा, पोर क्रिएट नहीं होंगे। और पोर अगर क्रिएट नहीं होंगे तो क्या होगा, एपोप्टोसिस ही नहीं होगा ना। पोर क्रिएट नहीं हो रहा है तो मतलब सेल मरेगा नहीं, उसको ATP मिलता रहेगा। तो इसलिए इनको कहते हैं एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। और ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं BCL फैमिली के अंदर। और जो पोर्स बनाते हैं उन्हें फिर क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे प्रो एपोप्टोटिक
एपोप्टोसिस का नॉर्मल जो कॉज था, ठीक है, उसमें से एक था ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ग्रोथ फैक्टर्स, या फिर और किसी कॉज की वजह से हाइपोक्सिया या फिर अदर जो कॉजेज है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये जो BCL2 और BCL1 जो है इनका बनना अगर बंद हो गया किसी भी कारण से, ठीक है, इसको हार्मोन्स नहीं मिल रहा है, इसको ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, या फिर और किसी कारण से अगर BCL2 और BCL अगर बनना स्टॉप हो गया, तो क्या हुआ, इन दोनों में जो बैलेंस बना हुआ था वो जाएगा बिगड़, ठीक है। तो बैलेंस बिगड़ गया तो क्या होगा, बैक्स और बैक ज़्यादा काम करेंगे और इनके काम की वजह से क्या होगा, इनके काम करने की वजह से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली नॉर्मल इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। बट इसमें से और एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है, मतलब BCL2 और BCL का एक्स कम हो गया, इसे सेंस करते हैं, इसे सेंस करने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसे कहते हैं सेंसर्स, ठीक है, या फिर BH3 ओनली प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर BCL2 सेंसर प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें आता है बीम, बीट, पैड एंड इज इन वन पुमा। सो ये जो है ये सेंस करते हैं, ठीक है, ये सेंस करते हैं और ये क्या करते हैं, बैक्स और जो बैक होता है इनको एक्टिव कर देते हैं और इसकी वजह से पोर्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर समरी करके बताएं, पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि जो ग्रोथ फैक्टर्स थे, ठीक है, मतलब जो BCL2 और BCL1 से ये क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्शन बंद हो रहा है, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो बीम, बीट और पैड पुमा ये सब है, ये इनको सेंस कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनको एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, प्रो एपोप्टोटिक जो प्रोटीन है बैक इनको कर रहे हैं एक्टिव। ये हो गया थर्ड पॉइंट या फिर आप फोर्थ पॉइंट बता सकते हैं। अब बैक्स और बैक का काम क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, पोर क्रिएट कर रहे हैं, और इस पोर क्रिएट की वजह से हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। इसके अंदर रहते हैं साइटोक्रोम्स, ठीक है, इसके मतलब साइटोप्लाज्म में भी रह सकते हैं और मेम्ब्रेन्स में भी रह सकते हैं। तो इसके अंदर रहते हैं ऐसे, ये क्या होता है साइटोक्रोम C, तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और ये साइटोक्रोम C बाहर आ गए। अब साइटोक्रोम C क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है लाइफ के लिए। ये साइटोक्रोम C बाइंड करता है एपएफ नाम के एक प्रोटीन से, FF1 बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो AP फॉर एपोप्टोसिस, ठीक है, एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। तो FF1 के साथ जाके ये दोनों बाइंड करता है और क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनाता है एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स ये एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये क्या करता है, ये बाइंड करता है कैस्पेस 9 के साथ। किसके साथ बाइंड करता है, कैस्पेस 9 के साथ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कैस्पेस 9 और कैस्पेस 8, ठीक है, इधर यहाँ पे है कैस्पेस 9, ये इनिशिएटिंग करते हैं, ठीक है, कैस्पेस कैस्केड का, और कैस्पेस 3 और 6 जो है वो एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कैस्पेस 9 क्या करेगा, अब कैस्पेस 3 या फिर कैस्पेस 6 को एक्टिव करेगा, और कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 6 आपको पता है ये प्रोटीएस होते हैं बेसिकली। कैस्पेस क्या होता है, प्रोटीएस होता है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, क्लीवेज करने वाले प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एस्पार्टिक जो रेसिड्यू होता है प्रोटीन का उसको बाहर निकल के ले आते हैं, इसकी वजह से क्लीवेज हो जाता है प्रोटीन का, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, सारे प्रोटीन्स कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर DNA का होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोटिलाइज आएगी, मतलब जैसा सीक्वेंस मैंने पहले बताया था एपोप्टोसिस के ओवर व्यू वाले वीडियो में, तो वो सारे सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएंगे। और यही होता है बेसिकली इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वही है जो समरी मैंने आपको बताया था, वही समरी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।